सलोनी की सांस ने उसे फिर से एक बार कड़वी डांट का स्वाद चखा दिया। आज भी वही इल्जाम, वही तंज, कुलची की शादी के सिर्फ 5 साल बाद ही उसके बेटे को निगल जाने का। अच्छा होता तू ही मर जाती, वो जिंदा रहता। वह सुबह के 7 बज चुके थे, पर सास को अब तक चाय का एक घूंट भी नसीब न हुआ था। सलोनी की सासू माँ शीला देवी हर रोज अपने शिकवे शिकायतों का वही राग अलापती रहती थी, और सलोनी उस बिन बोले 1 कप चाय लिए सास के हाथों में थमाकर अपनी 4 साल की बेटी को स्कूल के लिए तैयार करने में लग जाती थी। शीला देवी का पारा और चढ़ गया था और उन्होंने सलोनी पर गालियों की बरसात शुरू कर दी। सलोनी की आंखों में आंसू उमड़ने लगे, पर उसने खुद को संभाले रखा और अपने काम में लगी रही। अपनी बेटी को तैयार करके जब सलोनी उसे स्कूल छोड़कर वापस लौटी तो घर में कदम रखते ही शीला देवी ने फिर से अपनी करवाहट उड़ेलनी शुरू कर दी। आ गई, मुंह काला करके। अब जल्दी खाना बनाएगी या मुझे भी खत्म करने का इरादा है? पढ़ी लिखी सलोनी के लिए ये रोज की बेइज्जती अब असहनीय हो गई थी, लेकिन उसके पास कोई और जगह भी नहीं थी। 4 साल की बच्ची के साथ अकेले रहना, इस समाज की गंदी नजरों के बीच रहना एक बड़ा जोखिम था। कम उम्र में विधवा हुई औरतों को लोग बुरी नजर से देखते हैं, मदद के नाम पर सिर्फ उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कम शीला देवी की छत्र छाया में सलोनी को सुरक्षा का एहसास था। उसने चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसके दिल की टीसें उसे बेचैन की जा रही थी। उसके जहन में अब अतीत की स्मृतियां दस्तक देने लगी। 7 साल पहले का वो वक्त याद आया जब उसकी बेस्ट फ्रेंड निशा हॉस्टल के बाहर खड़ी होकर उस पर चिल्ला रही थी, सलोनी, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? निशा की आवाज में हंसी की खनक थी और सलोनी ने उसके पास आकर हल्के से उसके कान खींचते हुए कहा, तू क्या सोच रही है, कॉलेज छोड़ दो? निशा हंसते हुए बोली, देख, कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और तू अपनी फेवरेट सीरियल देखने में मस्त है। सलोनी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब ये सब छोड़, बता तूने कुछ खाया भी है या यूं ही निकल पड़ी? निशा झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, अब मेरे गाल छोड़ और ये बता, जब तेरा होने वाला तुझे परेशान करेगा तब तुझे कैसा लगेगा? सलोनी ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले जीजू को ढूंढ लो, तब सोचूंगी। बातें करते हुए दोनों कॉलेज के क्लासरूम में दाखिल हो गईं और हंसी मजाक का सिलसिला तब भी जारी रहा जब सलोनी का अचानक किसी लड़के से टकरा जाना हुआ। वह पुरानी हंसी की गूंज अब बस दिल में कसक बनकर रह गई थी। सलोनी की आंखों में गुस्से की लपटें थी जब वह बोली, पहले तो जानबूझकर टकराते हैं, फिर माफी मांगने की नौटंकी करते हैं। मुझे सब समझ आता है, ये सब चालें। वह लड़का हंसते हुए बाहर निकलते हुए बोला, माफ कीजिए, आपने क्या कहा? मैं जानबूझकर टकराया? जरा अपनी शक्ल आईने में देख लीजिए। इस बीच सलोनी पुरानी यादों में खोई थी। तभी शीला देवी की कड़कती आवाज ने उसे वास्तविकता में खींच लिया। मर गई क्या? इतना समय हो गया लेकिन अभी तक खाना नहीं बना। किसी के ख्यालों में खोई रहती है महारानी? सलोनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। बस अभी लाई माँ जी, और खाने की प्लेट शीला देवी के सामने रख दी। वह खुद भी उनके साथ खाने बैठ गई, मगर शीला देवी की आंखें लगातार सलोनी की प्लेट पर टिकी थी। सलोनी ने जैसे ही अपनी प्लेट में चावल का एक और निवाला डाला, शीला देवी तीखे स्वर में बोली, और कितना खाएगी? मेरे बेटे को खाकर भी तेरा पेट नहीं भरा? सलोनी का धैर्य टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ जी, मेरा क्या कसूर है? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? विकास जी के जाने का दुख मुझे भी उतना ही है जितना आपको। आखिर वो मेरे पति थे। शीला देवी गुस्से से उबल पड़ी। मुझसे जवान लड़ाएगी? तेरे जैसी लड़की को सिर्फ विशाल की जिद के कारण अपनाना पड़ा, नहीं तो तू कब की मेरे घर से बाहर हो चुकी होती। सलोनी ने बिना कोई जवाब दिए अपनी प्लेट उठाई और रसोई के बाकी कामों में लग गई। थोड़े समय बाद जब उसे अपनी बेटी पीयू को स्कूल से लाने का समय हुआ, वह अपने कमरे में जाकर लेट गई और फिर से अतीत में डूबने लगी। उसे उस लड़के की बात याद आ रही थी जिसने उसे इतना गुस्सा दिलाया था, मगर तभी प्रोफेसर क्लास में आ गए थे और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी। लाइब्रेरी पीरियड में सलोनी और निशा कैंटीन में पहुंची थी। सलोनी ने निशा का टिफिन खोलते ही कहा, वाह क्या खुशबू है, भूख तो और बढ़ गई।
निशा मजाक में बोली, बस खुशबू ही सूंघेगी या खाएगी भी? सलोनी ने हंसते हुए पहला निवाला लिया और बोली, मजा आ गया निशा, आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। निशा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, पहले मुझे तो खाने दे। दोनों सहेलियां हंसी मजाक करते हुए कचौड़ी का आनंद ले रही थी। तभी सलोनी की नजर उस लड़के पर पड़ी जो कुछ दूर बैठा था। उसने निशा से कहा, देख तो प्रिंसिपल ने इसका एडमिशन कैसे स्वीकार किया, देखने में तो अंकल लगता है। निशा ने ध्यान से देखा और फिर बोली, कितना तो हैंडसम है। सलोनी झुंझलाते हुए बोली, हैंडसम? मुझे तो लगता है कि वह हमसे काफी बड़ा है। तभी उस लड़के के पास कुछ छात्र गए और उसे गुड आफ्टरनून सर कहकर अभिवादन किया। सलोनी ने माथा पीट लिया, हे भगवान, मैंने तो नए प्रोफेसर से पंगा ले लिया। निशा ने चौंकते हुए कहा, अब तो वो हमारी जमकर क्लास लेंगे। घबराई सलोनी ने कहा, अब मैं क्या करूं निशा? निशा हंसते हुए बोली, पहले उन्हें आप कह और माफी मांगने चल, हो सकता है वो तुझे माफ कर दे। सलोनी ने डरते हुए चारों ओर देखा और फिर उस प्रोफेसर की टेबल की तरफ बढ़ गई। चेयर खींचकर उसने उनके बगल में बैठने की हिम्मत जुटाई। निशा भी उसके साथ बैठ गई। दोनों की सांसें थमी हुई थी। अचानक निशा और सलोनी को अपने पास बैठा देखकर उस लड़के के चेहरे के भाव बदल गए, जो अभी तक अपनी कॉफी सुकून से पी रहा था। उसने कड़क आवाज में कहा, अरे बदतमीज लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सलोनी की आंखों में आंसू भर आए और वह लगभग रुआसी आवाज में बोली, आई एम सॉरी सर। सलोनी की मासूमियत देखकर लड़के के गुस्से की जगह चेहरे पर हल्की हंसी तैर गई। सलोनी ने उसकी हंसी देखी तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। लड़का तुरंत बोला, सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सलोनी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं सर। फिर लड़के ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम विशाल राठौर, योर इंग्लिश प्रोफेसर। सलोनी को उसकी ओर हाथ बढ़ाने में हिचक महसूस हो रही थी, मगर वह उसे फिर से नाराज नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने विशाल से हाथ मिलाया और कहा, मेरा नाम सलोनी है, मेरा टाइटल नहीं है, क्योंकि मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन है। ये कहते हुए उसकी आवाज में उदासी गहरा गई। विशाल ने सलोनी की बात सुनी तो भीतर तक उसे धक्का लगा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा ताकि सलोनी और दुखी न हो। उसने तुरंत निशा की ओर मुड़ते हुए पूछा, और आपने अपना नाम नहीं बताया? निशा ने जवाब दिया, मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं सलोनी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। विशाल हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। कहकर वह अपनी क्लास की ओर चला गया। निशा और सलोनी भी अपनी अपनी क्लास की ओर लौट गई। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद विशाल के मन में सलोनी की उदासी घूमने लगी। उसे सलोनी के चेहरे पर गहरी उदासी ने बेचैन कर दिया। अगली सुबह जैसे ही क्लास में सलोनी ने कदम रखा, विशाल की निगाहें अनायास ही उसे ढूंढने लगी। सलोनी और निशा ने दरवाजे से कहा, आई कम इन सर, और अंदर आ गईं। सलोनी को देखकर विशाल की रंगत बदल गई, मगर उसने खुद को संभालते हुए पढ़ाना शुरू किया। उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव था जो उसे बार बार सलोनी की ओर धकेल रहा था। कुछ दिनों बाद विशाल ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात सलोनी से कह दी, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। सलोनी ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन जब सलोनी निशा के साथ कॉलेज से घर जा रही थी, विशाल ने उसे रोककर कहा, मुझे तुमसे बात करनी है सलोनी, प्लीज बाइक पर बैठो। सलोनी ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सर, प्लीज आप यहां से चले जाइए, लोग देख रहे हैं। मगर विशाल ने जोर देकर कहा, बस एक बार मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। निशा ने सलोनी को समझाते हुए कहा, सलोनी प्लीज चली जा, लोग देख रहे हैं, और अगर मेरे घर वालों ने ये सब देख लिया तो मुझे तुझसे मिलने से मना कर देंगे। बेमन से सलोनी विशाल की बाइक पर बैठ गई। विशाल ने बाइक एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी और सलोनी को लेकर अंदर आ गया। दोनों एक खाली टेबल पर बैठ गए। सलोनी ने अपनी चेयर खींचते हुए कहा, जल्दी बोलिए, आपको क्या कहना है? विशाल ने सलोनी की आंखों में देखते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या कहना है। सलोनी ने आंखें झुका ली और बोली, नहीं विशाल सर। विशाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह बात मेरी आंखों में डालकर कहो। जैसे ही सलोनी ने विशाल की आंखों में
अपने लिए प्रेम की चमक देखी, उसने शर्म से पलकें झुका ली। विशाल ने कहा, क्या हुआ? अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, और मैं वो वजह जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर रहती हो। सलोनी ने धीरे से कहा, ऐसी कोई वजह नहीं है सर। विशाल ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, फिर आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कहते हुए वह उठकर जाने लगा। तभी सलोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कुछ कहा और आप चले गए? यही था आपका प्यार? सर। विशाल ठहर गया और बोला, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं क्या करता? ये सुनकर सलोनी ने उसे बैठने का इशारा किया। विशाल ने फिर से अपनी जगह ले ली। सलोनी हल्की शरारत में बोली, आपने अभी तक बताया नहीं कि आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं? सलोनी हंसते हुए बोली, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। विशाल ने सवालिया अंदाज में कहा, पक्का ना? सलोनी ने दृढ़ता से कहा, हाँ पक्का। तभी विशाल ने सलोनी का हाथ अपने हाथों में लिया और अचानक घुटनों के बल बैठकर जोर से चिल्लाया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। सलोनी। सलोनी शर्म से लाल होते हुए बोली, मैंने इतनी जोर से बोलने को नहीं कहा था, अब चुपचाप बैठ जाइए। विशाल मुस्कुराया, लेकिन फिर बोला, बैठ जाऊंगा, पर एक शर्त पर। तुम्हें भी ऐसे ही चिल्लाकर मुझे जवाब देना होगा। सलोनी शर्माते हुए धीरे से बोली, आई लव यू टू। विशाल तुरंत उदासी का नाटक करने लगा। उसे उदास देखकर सलोनी हड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज मान जाइए ना। विशाल के चेहरे पर नकली उदासी थी, लेकिन उसकी गहरी भावनाएं छुप नहीं सकी। सलोनी थोड़ी घबराई हुई बोली, मुझे डर लग रहा है। विशाल ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, कैसा डर सलोनी? फिर वह उठने का नाटक करते हुए बोला, मैं जा रहा हूं। तभी सलोनी ने जोर से चिल्लाकर उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। विशाल वापस आया, मुस्कुराता हुआ। वह अपनी चेयर को सलोनी की चेयर के करीब खींचते हुए बोला, थैंक यू सो मच सलोनी। मैं इस पल का कब से इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई है। सलोनी ने अपनी चिंता जाहिर की, पर मुझे डर लग रहा है। पता नहीं हमारे रिश्ते का कोई भविष्य भी है या नहीं। विशाल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सलोनी ने हिचकिचाते हुए कहा, आप पर तो है, पर आपके घर वाले। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। विशाल समझ गया और बोला, मुझे समझ आ गया। तुम्हें लगता है कि मेरे घर वाले तुम्हें स्वीकार करेंगे या नहीं? घर में मेरी माँ ही है और वह मुझसे बेहद प्यार करती है। मैं उन्हें आसानी से मना लूंगा। और मेरा छोटा भाई है जिसे हमारी शादी से कोई समस्या नहीं होगी। सलोनी ने कहा, सब हमें देख रहे हैं, चलिए यहां से निकलते हैं। विशाल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब बहुत हो गई प्यार भरी बातें, अब थोड़ी सीरियस हो जाओ। तुम्हारी पढ़ाई में अभी 2 साल बाकी है, तो ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम खत्म होगा तब मैं माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। और एक बात और, हमारे प्यार के बारे में निशा के अलावा किसी को न बताना। कॉलेज में हमारे बारे में बातें होंगी। मैं यहाँ बस तुम्हारा प्रोफेसर रहूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बच जाओगी। मैं हर संडे तुम्हें हॉस्टल से पिकअप करूंगा। हम दिन भर साथ घूमेंगे। मुझे तुम्हारा एक दिन तो मिल ही सकता है ना? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। सलोनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे भी संडे का इंतजार रहेगा। विशाल ने उदासी से कहा, तो पूरा हफ्ता मैं संडे का ही इंतजार करूंगा। जल्दी पढ़ाई खत्म करो, मुझे पूरा वक्त तुम्हारा चाहिए। जब आंख खोलूं तो तुम सामने रहो, और जब बंद करूं तो भी। सलोनी शर्माते हुए बोली, बस 2 साल और इंतजार कर लीजिए, फिर तो मैं आपकी ही हो जाऊंगी। विशाल ने कहा, इसी के भरोसे तो सांसें चल रही हैं, वरना जान तो कब की जा चुकी होती। सलोनी आंसू बहाते हुए बोली, खबरदार, जो ऐसी बातें की, तुम्हें कुछ होने से पहले मैं मर जाऊंगी। विशाल ने उसे रोते देखा तो अपने दोनों कान पकड़कर कहा, आई एम सॉरी, प्लीज रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सलोनी ने अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई और बोली, अब ठीक है। विशाल ने राहत की सांस ली। हाँ, अब तुम भी अच्छी लग रही हो। अब तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। सलोनी सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है,
विशाल ने सलोनी को हॉस्टल छोड़ दिया और लौट आया। उधर शीला देवी ने विशाल के चेहरे पर चमकती मुस्कान को देख मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। आखिर क्या बात है, मुझे नहीं बताएगा? विशाल ने अपने भावों को छिपाने की कोशिश में कहा, अरे माँ, कुछ खास नहीं, बस आज कॉलेज में सब ठीक रहा इसलिए मूड अच्छा है। शीला देवी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की का चक्कर है। सच सच बता, तूने किसी को दिल में बसा तो नहीं रखा? विशाल ने जवाब में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। चाय बना दूं क्या आपके लिए? शीला देवी बोली, अभी लाती हो, तब तक कपड़े बदल ले। विशाल कपड़े बदलने चला गया और उसकी माँ चाय बनाने में जुट गई। मन ही मन शीला देवी सोचने लगी, अच्छा हुआ विशाल ने किसी लड़की को पसंद नहीं किया। वैसे भी मैं उसके लिए पहले से ही एक सुंदर और सुशील लड़की देख रखी हो। शादी होगी तो मेरी पसंद की लड़की से ही होगी। तभी चाय बनकर तैयार हुई और शीला देवी ट्रे में चाय का कप लेकर आई। इधर विशाल मन ही मन सोच रहा था, सॉरी माँ, तुमसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन अभी सलोनी के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। उसकी पढ़ाई अभी चल रही है और मैं नहीं चाहता कि उसका ध्यान भटके। चाय का कप थमाते हुए शीला देवी बोली, अब आराम कर ले बेटा, मैं तेरी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। विशाल खुशी से चहकते हुए बोला, थैंक यू माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। विशाल का छोटा भाई वैभव, जो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था, हर शनिवार ड्यूटी खत्म करके घर आता था। उसका काम घर से 50 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह हफ्ते में पीजी में रहता था। शनिवार की शाम को घर आता और रविवार की शाम को वापस चला जाता। विशाल अपने कमरे में बैठा सलोनी से फोन पर बात कर रहा था। तभी वैभव धीमे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। विशाल को किसी लड़की से बातें करता देख वह अचानक पीछे से बोला, हेलो भाभी, कैसी हैं? सलोनी उसकी आवाज सुनते ही सकपका गई और फोन काट दिया। विशाल वैभव को डांटते हुए बोला, वैभव, तू अपनी बदमाशी कब छोड़ेगा? तेरी वजह से सलोनी ने फोन काट दिया। अगर कहीं नाराज हो गई तो तेरी खैर नहीं। वैभव हंसते हुए बोला, तो भाभी का नाम सलोनी है। नाम तो बहुत प्यारा है, पर यह बताओ भाभी, आपसे मिली कहाँ? विशाल ने उसकी शरारत पर ध्यान न देते हुए कहा, धीरे बोल, मां सुन लेगी। चल बैठ यहां, सब बताता हूं। फिर विशाल ने अपने छोटे भाई को सलोनी से पहली मुलाकात और अपने प्यार के इजहार की पूरी कहानी सुनाई। सब सुनने के बाद वैभव चहकते हुए बोला, वाह भैया, आपकी तो लव स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है। तो आगे का क्या प्लान है मेरे प्यारे बड़े भैया? विशाल हंसते हुए बोला, फिलहाल तो सलोनी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर मां को उसके बारे में बताकर मना लूंगा। शादी और बच्चे, उसके बाद का पूरा प्लान पहले से रेडी है। वैभव मजाक में बोला, अरे बाप रे, आपने तो पूरा भविष्य तय कर रखा है। पहले शादी कर लो, फिर हनीमून पर भाभी को किसी रोमांटिक जगह लेकर जाना और फिर उसके बाद बच्चों के बारे में सोचना। विशाल ने हंसते हुए वैभव को हल्के से मारते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती अपने बड़े भैया से ऐसी बातें करते हुए? वैभव ने हंसते हुए जवाब दिया, शर्म कैसी, आपका छोटा भाई अब जवान हो गया है। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं और बड़े भाई से ये सब नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? अच्छा भैया, भाभी से कब मिलवा रहे हो? विशाल ने कहा, जल्दी मिलवाऊंगा, कल सुबह मिलने जा रहा हूं सलोनी से। हमने तय किया है कि हर संडे मिलेंगे। और एक बात, मां को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वैभव ने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, पर फिलहाल तो उनकी एक तस्वीर दिखा दो, उसी से काम चला लूंगा। विशाल ने अपने मोबाइल से सलोनी की तस्वीर निकालते हुए वैभव को दिखाया और बोला, वैभव, यही तुम्हारी होने वाली भाभी है। वैभव ने तस्वीर को गौर से देखा और चुटकी लेते हुए बोला, भैया, ये तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। आखिर आपने इन्हें क्या सोचकर पसंद किया? विशाल ने ठहर कर जवाब दिया, क्या कमी है मेरी सलोनी में? तुम खूबसूरती की कौन सी परिभाषा मानते हो? असली सुंदरता तो दिल में होनी चाहिए, चेहरा बस एक आवरण है। वैभव ने भारी मन से सिर हिलाया। हालांकि उसके मन की उलझन कम नहीं हुई। उसे सलोनी बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर वह भला कर भी क्या सकता था? आखिरकार शादी उसके भैया को करनी थी, उसे नहीं। अगले दिन सुबह जब विशाल तैयार होकर घर से निकलने ही वाला था,
तभी शीला देवी ने पूछा, संडे के दिन कहाँ जा रही हो बेटा? आज तो कॉलेज की भी छुट्टी है। विशाल ने जल्दी से बहाना बनाते हुए कहा, माँ एक्स्ट्रा क्लास है आज। हर संडे को सुबह 9 बजे क्लास लगती है। और प्लीज माँ, मेरी फिक्र मत करो, मैं शाम तक आ जाऊंगा। शीला देवी ने थोड़ा संशय से कहा, संडे को क्लासेस? ऐसा कौन सा कॉलेज है बेटा? विशाल मुस्कुराते हुए बोला, आज क्लास लेने पर मुझे रोज से दुगुने पैसे मिलेंगे माँ। तभी वैभव ने समर्थन में कहा, भैया को जाने दो माँ, वरना इनके इंस्ट्रूमेंट नाराज हो जाएंगे। शीला देवी ने हल्के से हंसते हुए कहा, ठीक है, ध्यान रखना और ज्यादा काम करके बीमार मत पड़ जाना। विशाल बोला, ठीक है माँ, मैं अब निकलता हूँ। विशाल अपनी बाइक की चाबी लेकर तेजी से घर से निकल गया और सीधा सलोनी के हॉस्टल के पास पहुंचा, जहां वह पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। विशाल को देखते ही सलोनी उसकी बाइक पर चुपचाप बैठ गई और दोनों शहर से दूर एक पुराने खंडहर के पास पहुंच गए। वहां इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। सलोनी ने बाइक से उतरते ही विशाल से मुंह फेर लिया। विशाल ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, कल के लिए सॉरी सलोनी, पर वैभव ने पीछे से मोबाइल छीन लिया था। सलोनी ने नाराजगी से कहा, तुम्हारा ये इकलौता भाई है या सिर दर्द? विशाल हंसते हुए बोला, हाँ सलोनी, वह तुम्हारा इकलौता देवर है और थोड़ा परेशान तो करना बनता है ना। और उसकी आवाज सुनकर ही तुम घबरा गई थी, इसलिए फोन काट दिया। सलोनी ने विशाल के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और बोली, तुम्हारा भाई बहुत शरारती है पर प्यारा भी है। मुझे उससे मिलना है और उस दिन के लिए माफी भी मांगनी है। विशाल ने जवाब में कहा, वैभव सच में बहुत अच्छा है, बैंक में काम करता है। मैं जल्दी ही तुम दोनों की मुलाकात करवा दूंगा। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और फिर विशाल ने सलोनी को एक रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाया। वहां से लौटते हुए वे सलोनी के हॉस्टल के पास पहुंचे। जब विशाल उसे छोड़ने लगा तो सलोनी ने उसे गले से लगा लिया और धीमी आवाज में कहा, विशाल जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। क्या आप मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले चलेंगे? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतजार और कर लो, उसके बाद हम शादी करेंगे। मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है और बस यही सोच रहा हूं। सलोनी ने कहा, ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगी। समय अपनी गति से बीत रहा था और इसी तरह मिलते जुलते हुए 2 साल का वक्त गुजर गया। सलोनी के फाइनल एग्जाम्स भी खत्म हो गए। इन 2 वर्षों में शीला देवी ने कई बार विशाल से उसकी शादी की बात की, लेकिन वह हर बार किसी न किसी बहाने से टालता रहा। एक दिन विशाल ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज आप आराम करें, मैं होटल से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, रोज के काम से आप थक जाती होंगी। शीला देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आजकल मुझे तेरी शादी की बड़ी फिक्र हो रही है। कब से कह रही हूँ कि बहू लाओ ताकि मुझे भी किसी के साथ काम में मदद मिले और अकेलापन मिटे। विशाल ने गंभीरता से जवाब दिया, ठीक है माँ, अब मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ। बस आप बताओ कैसी बहू चाहिए, कल ही आपके सामने वो बहू हाजिर कर दूंगा। शीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बहू की चिंता मत कर, मैंने एक प्यारी और संस्कारी लड़की देख रखी है। उसका नाम मीरा है। मैं उसे जानती हूँ, उसकी माँ को भी जानती हूँ। मैं उसे फोन करती हूँ और कहती हूँ कि 2 दिन बाद हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तभी विशाल ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, माँ, एक बात कहनी है, मैंने आपसे कुछ छुपाया है। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ माँ। मैं उससे कॉलेज में मिला था और धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। वो अभी बीए की पढ़ाई कर रही है, इसलिए मैंने आपको अब तक कुछ नहीं बताया। वो बहुत ही अच्छी लड़की है माँ, आप जब उससे मिलेंगी तो खुश हो जाएंगी। ये सुनकर शीला देवी चौंक गई, मानो किसी ने उनके दिल पर चोट कर दी हो। जिस बेटे पर उन्हें गर्व था, जिसे वो हमेशा अपनी पसंद की लड़की से ब्याहने की बातें किया करती थी, उसने ऐसा फैसला ले लिया। वो कुछ देर तक बिल्कुल शांत बैठी रही। विशाल उनके पैरों पर गिर पड़ा। माँ, प्लीज कुछ तो बोलो, चाहे डांट लो या मार लो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। शीला देवी ने खुद को संयमित करते हुए कहा, ठीक है, जो होना था हो गया। अब मुझे अपनी उस लड़की से मिलवाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है वो जिसके लिए तू इतना दीवाना हो रहा है। विशाल ने उत्साहित होकर कहा, सच में माँ, आप उससे मिलना चाहती है? शीला देवी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, कल ही उसे घर ले आओ। विशाल ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद माँ, आप नहीं जानती
मैं इस बात को लेकर कितना परेशान था कि आप मानेंगी या नहीं। सलोनी के बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। शीला देवी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मुझे वो पसंद नहीं आई तब भी तो उससे शादी करेगा। विशाल ने तुरंत जवाब दिया, माँ, आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। शीला देवी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, जीते रहो मेरे बेटे, भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे और तुझे मेरी जैसी माँ मिले। इसके बाद शीला देवी ने सलोनी के बारे में कुछ और बातें की और विशाल सीधे अपने कमरे में गया। उसने तुरंत सलोनी का नंबर मिलाया। कुछ घंटे के बाद सलोनी ने फोन उठाया। विशाल ने खुशी से भरकर कहा, सलोनी, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। माँ हमारे रिश्ते के लिए मान गई है और कल वो तुमसे मिलना चाहती है। उधर से सलोनी ने चहकते हुए कहा, सच विशाल जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? विशाल ने शरारत भरे लहजे में कहा, तुम्हारी कसम, माँ मान गई है और कल तुमसे मिलने की बात की है। अब तो मेरा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। सलोनी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, लेकिन अगर माँ जी को मैं पसंद नहीं आई तो? विशाल ने जवाब दिया, तुम मेरी माँ को नहीं जानती हो, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी खुशी उनके लिए सब कुछ है। अब बेकार की बातें छोड़ो और गिनती शुरू करो कि कब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। सलोनी ने हल्के भावुक स्वर में कहा, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है। विशाल ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? देखना सब कुछ ठीक होगा। पंडित जी से मिलकर इसी महीने की तारीख भी निकलवा लूंगा। अब तो एक पल भी तुम्हारे बिना गुजारा नहीं होता। सलोनी हंसते हुए बोली, अच्छा जी, इतनी उतावली हो रही है आपको? विशाल ने शरारत भरे अंदाज में कहा, तो क्या हुआ? तुम्हें मालूम है मैं कितना दीवाना हो चुका हूं तुम्हारे लिए। जल्दी से कल माँ से मिल लो, फिर शादी की तारीख तय करते हैं। सलोनी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन बताओ मैं कब आपके पास आऊं? तभी दरवाजे की ओर से आवाज आई। विशाल ने धीमी आवाज में कहा, अभी रखता हूं फोन, माँ आ रही है। सलोनी ने हंसते हुए कहा, ओके बाय, और फोन काट दिया। अगले दिन विशाल सलोनी को हॉस्टल से लेने पहुंचा। सलोनी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। गुलाबी सलवार कमीज में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। विशाल की नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सलोनी ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, तुम मुझे ही देखते रहोगे या माँ से भी मिलवाओगे? हंसते हुए विशाल ने कहा, सलोनी, तुम हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हो। मैं सोच रहा हूँ किसी और दिन मिलवा दूं माँ से। सलोनी थोड़ी झुंझलाहट भरे लहजे में बोली, तुम तो बहुत मजाकिया हो गए हो। माँ हमारी राह देख रही होंगी, जल्दी से चलते हैं, वरना कहीं शादी से मना ना कर दें। विशाल हंसते हुए बोला, तुम्हें देखने का मौका कैंसिल नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी ऐसे ही देखता रहना चाहता हो। चलो अब घर चलते हैं। सलोनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं माँ मुझे पसंद करेंगी या नहीं। विशाल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम बेकार में घबरा रही हो, मुस्कुराओ, सब ठीक होगा। वो दोनों बाइक पर सवार होकर घर की ओर रवाना हो गए। उधर शीला देवी कुछ और ही योजना बना रही थी। वो सोच रही थी कि अगर उन्हें सलोनी पसंद नहीं आई तो कैसे उसे अपने बेटे से दूर करें। इस लड़की ने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है, वरना विशाल इसके लिए पागल ना होता। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वो विशाल को किसी और लड़की से ब्याह कराएंगी। कुछ ही देर में विशाल और सलोनी घर के बाहर पहुंच गए। जैसे ही विशाल ने दरवाजा खटखटाया, शीला देवी ने दरवाजा खोला। सलोनी ने तुरंत उनके पैर छू लिए। उन्होंने बाहरी मुस्कान तो दी, लेकिन भीतर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो सोच रही थी, मेरा इतना सुंदर तगड़ा बेटा और ये साधारण सी सलोनी, जरूर कुछ गड़बड़ है। विशाल ने माँ से पूछा, माँ क्या सोच रही हो? शीला देवी ने धीरे से कहा, विशाल जरा मेरे साथ आ। विशाल ने सलोनी को हॉल में बैठाया और माँ के साथ अंदर चला गया। शीला देवी ने उसे गंभीर स्वर में कहा, विशाल क्या तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली? लोग क्या कहेंगे? सबको यही लगेगा कि तुम में कोई कमी है, तभी तुमने ऐसी लड़की से शादी की। विशाल ने शांत लहजे में जवाब दिया, माँ मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, उनका तो काम ही बातें बनाना है। और सलोनी में क्या कमी है? वो मुझे बेहद खूबसूरत लगती है। उसका स्वभाव ऐसा है
कि कोई भी उससे मिलकर खुश हो जाए। एक बार आप भी अपनी नजर से देखो, आपको भी वो अच्छी लगेगी। शीला देवी ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा। ठीक है, पर मुझे वक्त चाहिए। जब तक मैं उसे ठीक से नहीं जान लूंगी, तुम दोनों की शादी के बारे में मुझसे बात मत करना, विशाल ने मानते हुए कहा। ठीक है माँ, बस आप उसे मिल तो लो, शीला देवी ने कहा। तू जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। विशाल फिर से हॉल में आकर सलोनी के पास बैठ गया। सलोनी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। विशाल ने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या हुआ सलोनी, तुम ठीक तो हो ना? और ये चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? उसने स्नेह भरे लहजे में जोड़ा। कितनी बार कहा है, हमेशा मुस्कुराती रहा करो, बाकी सब चीजों के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। सलोनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। दोनों बातचीत में मग्न थे कि अचानक शीला देवी आ गईं। दोनों को इस तरह बातें करते देखकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में विशाल को घूरते हुए कहा, मुझसे बात करोगी या बस विशाल से ही? विशाल को मां की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। मां, आप ही नहीं थी तो सलोनी आपसे कैसे बात करती? अब आप दोनों बात कीजिए। शीला देवी को अपनी कड़क बातों का एहसास हुआ और उन्होंने अपना सख्त रवैया छोड़कर सलोनी से हल्की फुल्की बातें करनी शुरू कर दी। बातें करते करते उन्होंने सलोनी के परिवार के बारे में सवाल दागा। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया और विशाल की ओर देखने लगी। शीला देवी ने उसे घूरते हुए विशाल से कहा, विशाल, यह चुप क्यों है? इसके माँ बाप कहाँ है? विशाल ने कुछ पलों के बाद कहा, माँ, सलोनी के माता पिता नहीं है। यह सुनकर शीला देवी का चेहरा बदल गया। उन्होंने फिर पूछा, कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है? विशाल ने धीरे से कहा, नहीं माँ, सलोनी बचपन से ही अनाथालय में रही है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनते ही शीला देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? इसका कोई खानदान नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? तुम ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की से शादी कर सकते हो? विशाल ने आत्मविश्वास से कहा, माँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका परिवार कौन था। मुझे बस इतना पता है कि सलोनी बहुत अच्छी इंसान है और मुझे इससे बेहतर जीवन संगिनी नहीं मिल सकती। शीला देवी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। सलोनी की आंखें भर आई और विशाल उसे सांत्वना देते हुए बोला, हिम्मत रखो, मैं मां को मना लूंगा। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी, वरना किसी से नहीं। सलोनी ने चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन अगर मां नहीं मानी तो? विशाल ने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, तो हम पहले की तरह चुपके चुपके मिलेंगे। वैसे भी मुझे छुप छुप कर मिलने में बड़ा मजा आता है। याद है जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, तुमने भी आई लव यू बहुत ही अनोखे अंदाज में कहा था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। सलोनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि आप खड़ूस हो? आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। मैं किस्मत वाली हूं कि मुझे आप मिले, वरना हम जैसे अनाथों को कभी अच्छी किस्मत नहीं मिलती। विशाल ने प्यार से उसका मुंह बंद करते हुए कहा, खबरदार, जो खुद को फिर से अनाथ कहा। अब से तुम्हारे पास मैं हूं। सलोनी ने अपने कान पकड़ते हुए हंसकर कहा, माफ कर दो, आगे से नहीं बोलूंगी। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तो माफ कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ कहा तो हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। सलोनी ने गुस्से में जाने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, गुस्सा मत हो सलोनी, जब तुम नाराज होती हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सलोनी हंसते हुए बोली, एक शर्त पर माफ करूंगी, आपको कान पकड़कर 10 बार उठक बैठक करनी होगी। विशाल ने बिना सोचे समझे कान पकड़कर उठक बैठक शुरू कर दी। ये देखकर सलोनी ने उसे रोकते हुए कहा, पागल हो क्या? मैंने मजाक किया और तुमने बच्चों की तरह उठक बैठक शुरू कर दी। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कहा था इसलिए किया। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे लिए सबसे अहम हो। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सलोनी ने प्यार से कहा, अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। विशाल ने गंभीरता से कहा, इससे भी ज्यादा चलेगा। चलो, अब मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं, फिर सोचूंगा मां को कैसे मनाना है। सलोनी ने चिंतित स्वर में कहा, विशाल, प्लीज जल्दी मनाइए। अगर मां नहीं मानी तो हमारी शादी कैसे होगी? विशाल ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे मां को मनाना ही होगा, और अगर शादी होगी तो
तो तुमसे ही होगी, वरना किसी से नहीं। मैं इस महीने ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, माँ को मानना ही पड़ेगा। सलोनी ने विशाल की बातें सुनकर कहा, मैं जानती हूँ कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपको कभी खोना नहीं चाहेंगी। मैं भी उनकी जगह होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। विशाल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, उनकी नाराजगी सिर्फ इस वक्त की है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सलोनी, इस महीने मैं तुमसे शादी करूंगा, ये मेरा वादा है। तैयार रहना मेरी होने वाली दुल्हन। सलोनी ने चौंकते हुए कहा, सच कह रहे हो? विशाल हंसते हुए बोला, हर बार सच ही कहता हूं सलोनी। अब चलो, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं, क्योंकि अगर तुम और एक पल मेरे सामने रही तो मैं खुद पर काबू खो दूंगा। विशाल ने सलोनी को हॉस्टल छोड़ने के बाद घर का रुख किया। घर पहुंचते ही देखा उसकी मां अभी भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। विशाल धीरे धीरे उनके पास गया और उनके पैरों के पास बैठ गया। शीला देवी ने नजर फेर ली, लेकिन विशाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, मुझसे बात भी नहीं करोगी? इतनी नाराज हो मुझसे? शीला देवी चुप रही तो विशाल ने फिर से कहा, मां, एक बार मेरी तरफ देखिए। आप तो जानती है, आपसे बात किए बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। बचपन से मैंने आपसे हर छोटी बड़ी चीज की जिद की है और आपने हमेशा मेरी हर जिद पूरी की है। आप तो मुझे वैभव से भी ज्यादा प्यार करती है। विशाल की आंखें भर आई। माँ पापा के जाने के बाद मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिला था, क्योंकि आप मेरे साथ थी। आपने मेरे लिए माँ पापा दोस्त सब कुछ बनकर मेरा साथ दिया है, और आज आप मुझसे मुंह फेर रही है। क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? यह सुनकर शीला देवी का कठोर चेहरा पिघलने लगा। वह विशाल की ओर देखते हुए बोली, बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मुझे बस उस लड़की से दिक्कत है जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। न उसका परिवार, न उसकी जाति, न धर्म, पता नहीं वो किसकी औलाद है। विशाल ने गंभीरता से कहा, माँ, आज के जमाने में आप इन बातों पर विश्वास करती हैं? सलोनी कौन है, ये उसकी अच्छाई और प्यार से साबित होता है, उसके अतीत से नहीं। विशाल ने गंभीरता से कहा, माना माँ, मैं सलोनी के अतीत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, पर सच्चाई तो यह है कि जानने का कोई महत्व भी नहीं है। सलोनी एक सीधी सादी और समझदार लड़की है, जो इस आजकल के दिखावे और बनावटी दुनिया से कोसों दूर है। उसका व्यक्तित्व और उसके विचार किसी सरनेम या पहचान के मोहताज नहीं है। आप देखती है ना, आजकल बड़े परिवारों की लड़कियां कॉलेज में बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती है, आधुनिकता के नाम पर लिव इन में रहती है और शादी का नाम तक नहीं लेती। फिर भी कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनके नाम के साथ बड़े घरानों के सरनेम जुड़े होते हैं। आपको याद है ना, शर्मा अंकल की बेटी घर से भाग गई थी और गुप्ता अंकल की बेटी शराब पीकर आधी रात को लड़कों के साथ ही झूमती रहती है। फिर भी समाज उनके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि उनके परिवार का नाम भारी है। लेकिन जब कोई सलोनी जैसी लड़की आती है जो सच्चे दिल से अपना जीवन जी रही है, तो लोग उंगलियां उठाते हैं। शीला देवी तुनक कर बोली, तू तो सलोनी की वकालत करता फिरता है। लगता है कि मैं अपने बेटे से नहीं, सलोनी के वकील से बात कर रही हूं। अगर वो इतनी ही शरीफ होती तो तूने पहले मुझसे अपने प्यार की बात क्यों नहीं की? ये सब चाल है उसकी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। ये लड़कियां भोले लड़कों को फंसाकर उनके पैसों पर ऐश करती है। विशाल गुस्से में बोला, माँ, आप मुझे जितना चाहे जांच लीजिए, पर सलोनी के बारे में कुछ गलत मत कहिए। आप एक महिला होकर दूसरी महिला के लिए इतनी कठोर और गलत बात कैसे कह सकती हैं? सलोनी का इसमें कोई दोष नहीं है। माँ, अगर किसी ने गलती की है तो वो मैं हूँ। सलोनी ने तो मुझे कई बार रोका, पर मैं ही उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा था कि मेरी माँ मुझे समझेंगी, लेकिन शायद मैं गलत था। आप भी बाकी दुनिया जैसी है। विशाल ने गंभीर स्वर में आगे कहा, माँ, मैं आपकी मर्जी के बिना सलोनी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। शीला देवी क्रोधित होकर बोली, तू कान खोलकर सुन ले विशाल, मैं तेरी शादी उस लड़की से नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। विशाल ने भी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तो फिर माँ, अपने बेटे को खोने के लिए तैयार हो जाइए। इतना कहकर विशाल दरवाजा जोर से बंद कर चला गया
शीला देवी बड़बड़ाते हुए बोली, जा, चला जा। जब तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। रात को विशाल अपने दोस्त के पास रुक गया, लेकिन शीला देवी ने जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसका बेटा कहाँ है और कैसा है। कई दिन बीत गए, फिर भी उन्होंने उसकी कोई खबर नहीं ली। विशाल अपने भाई वैभव के जरिए माँ की खबरें लेता रहता था। वैभव इस हालात से परेशान था। एक दिन जब वो घर आया तो शीला देवी रोते हुए अपने दुख का अंबार खोलने लगी। वैभव ने सब समझते हुए माँ को समझाने की कोशिश की। वो बोला, माँ, भैया ने हमेशा आपकी बात मानी है। अब जब वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करना चाहते हैं तो आप उनका साथ क्यों नहीं दे रही? आखिरकार जिंदगी तो उन्हें ही गुजारनी है भाभी के साथ। शीला देवी गुस्से में बोली, तो अब तू भी अपने भाई की तरफदारी करने लगा है? जा देख, तेरा भाई अभी तक घर नहीं लौटा। उसने फोन भी नहीं किया ये जानने के लिए कि उसकी माँ कैसी है। जरूर उस लड़की ने ही कहा होगा उससे मुझसे बात न करने के लिए। वैभव ने गहरी चिंता से माँ की ओर देखा और बोला, माँ, आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि भैया कहाँ है, किस हाल में है? और आप बार बार भाभी को दोष दे रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर उनकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक शादी हो चुकी होती? माँ, आपको भैया पर गर्व होना चाहिए। तमाम मुश्किलों के बावजूद वो अब भी आपकी फिक्र करते हैं। ये आपका भी फर्ज है माँ कि आप उनकी खुशी का ख्याल रखें। वैभव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया को मैंने कभी इतना परेशान नहीं देखा। वो रोते नहीं हैं, पर उनका दर्द उनकी आवाज में छिपा होता है। मैं जानता हूं उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप सारी जिंदगी पछताएंगी। शीला देवी ने बेचैन होकर वैभव की तरफ देखा और धीरे से बोली, तू सच कह रहा है तो? वैभव, मेरा बेटा इतना परेशान है और मैं अपने अहम में बैठी हुई हूँ। मैं विशाल को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अभी उसे फोन करके कहती हूँ कि घर आ जाए। जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा। इतना कहकर शीला देवी ने तुरंत विशाल का नंबर मिलाया। कॉल उठाते ही विशाल बोला, हेलो माँ, आप ठीक तो हो ना? शीला देवी ने धीमे स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तू ठीक नहीं लग रहा। तेरा हाल कैसा है? नाराज है मुझसे? विशाल ने शांत स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ माँ। शीला देवी ने उसे वापस घर आने का आग्रह करते हुए कहा, घर आजा बेटा, तेरी शादी उसी लड़की से करूंगी। विशाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उत्साह से पूछा, सच माँ, आप शादी के लिए तैयार है? शीला देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, अब घर जल्दी आ जा। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। विशाल खुशी से चिल्लाया, थैंक यू माँ, मैं अभी आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। फिर शीला देवी जल्दी से बोली, जल्दी आ बेटा, तुझे देखने का इंतजार कर रही हो। विशाल ने खुश होते हुए फोन काट दिया और तुरंत सलोनी का नंबर मिलाया। दूसरी ही रिंग में सलोनी ने फोन उठा लिया। विशाल की आवाज में उत्साह छलक रहा था। सलोनी, माँ हमारी शादी के लिए मान गई है। सलोनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या सच कह रहे हो? विशाल ने फिर से पुष्टि की, हाँ, माँ ने खुद कहा कि अब कोई अड़चन नहीं है। अब तुम मेरी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। सलोनी अभी भी स्तब्ध थी। उसने धीमे से कहा, आप सच में कह रहे हैं ना? आपकी माँ मान गई है? विशाल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, आज ही माँ का फोन आया था। अब मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। सलोनी ने उत्साह में कहा, ओके बाय। और विशाल ने बाइक उठाई और तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही शीला देवी ने उसे गले से लगा लिया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे और सलोनी को गलत समझा। अब सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तू चाहता है। मैं पंडित जी को बुलाकर जल्द ही शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। विशाल ने अपनी माँ को भरोसा दिलाते हुए कहा, थैंक यू माँ, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको सलोनी की तरफ से कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैभव, जो दोनों को गले मिलते देख रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ बेटे का मिलाप हो गया तो अब कोई मुझ पर भी ध्यान दे दो। मैं भी कई हफ्तों से तुम दोनों के बीच उलझा हुआ हूँ। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे छोटे, तुझे तो हमेशा जलन होती है मुझसे, है ना?
वैभव भी हंसते हुए बोला, हाँ भैया, क्योंकि माँ मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। पर आज आप दोनों को साथ देखकर खुशी हो रही है। अब तो भाभी भी आ रही है, तो उनका सारा प्यार और दुलार तो मुझे ही मिलेगा, देख लेना। विशाल ने थोड़ी उदास आवाज में कहा। वैभव, तेरी बात सही है, तू उससे मिलते ही उसे अपनी तरफ कर लेगा, फिर मेरा क्या होगा? वैभव ने विशाल का चेहरा देखकर हंसते हुए कहा, भाई, ड्रामा करने में तो आप वाकई नंबर 1 हो। उसकी बात सुनकर विशाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दोनों की हंसी देखकर शीला देवी भी हंस पड़ी। पंडित जी ने शादी के लिए सीधे 6 महीने बाद की तारीख बताई। इसे सुनकर विशाल ने अपना माथा पकड़ लिया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने शीला देवी से कहा, मां, पंडित जी के लिए चाय नाश्ता ले आइए। जैसे ही शीला देवी चाय लाने चली गईं, विशाल ने पंडित जी की ओर रुपए 2000 बढ़ाते हुए कहा, पंडित जी, क्या इस महीने की कोई तारीख नहीं निकल सकती? आप तो सब कुछ संभव कर सकते हैं। पंडित जी ने रुपए लेकर दोबारा पंचांग खंगालना शुरू किया। इतने में शीला देवी चाय लेकर वापस आई। पंडित जी ने उनकी आवभगत से खुश होते हुए कहा, अरे, इसी महीने की 25 तारीख बहुत शुभ है। ऐसी स्थिति 10 सालों में एक बार बनती है। मैं इसे पहले कैसे नहीं देख पाया? शीला देवी ने चिंतित होकर कहा, पर इतने कम समय में शादी की तैयारी कैसे होगी? यह हमारे घर की पहली शादी है, सारे रिश्तेदारों को भी बुलाना है। इस पर वैभव ने तुरंत जवाब दिया, माँ, भैया और मैं सब संभाल लेंगे, सब समय पर हो जाएगा। पंडित जी ने शीला देवी की ओर देखकर कहा, आपका बेटा सही कह रहा है, इस योग का फायदा उठाइए, वरना बाद में मुश्किलें आ सकती हैं। काफी सोच विचार के बाद शीला देवी ने भी हामी भर दी और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सिर्फ 15 दिनों में विशाल और सलोनी की शादी हो गई। दोनों की नई जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। सलोनी भी बहुत खुश थी कि उसे विशाल जैसा पति मिला। वैभव जब भी घर आता तो सलोनी का चेहरा खिल उठता। उसका अकेलापन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हालांकि शीला देवी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन उनका सलोनी के प्रति रवैया थोड़ा ठंडा था। वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उससे बात करती, पर सलोनी अपने सास को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती। धीरे धीरे शीला देवी को एहसास हुआ कि सलोनी के बारे में उनकी धारणा गलत थी। वो सलोनी को दिल से अपनाने लगी। अगर उसकी जगह कोई और होती तो शायद उनका इतना ख्याल नहीं रखती। समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया। सलोनी की जिंदगी अब खुशियों से भरी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। एक दिन काम के दौरान सलोनी अचानक बेहोश हो गई। विशाल को जब इसकी खबर मिली तो वह उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। जब डॉक्टर ने बेहोश होने की असली वजह बताई तो विशाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सलोनी मां बनने वाली थी। ये सुनते ही विशाल खुशी से झूम उठा। सलोनी के चेहरे पर भी एक नई चमक आ गई थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद ने दस्तक दी थी। विशाल ने जब शीला देवी को यह खुशखबरी दी तो वह भी खुशी से फूली नहीं समाई। दिन तेजी से गुजरने लगे और विशाल और शीला देवी दोनों ने मिलकर सलोनी का बेहद ख्याल रखना शुरू कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जब सलोनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वह बिल्कुल अपने पिता जैसी दिखती थी। विशाल जब पहली बार अपनी बेटी के नन्हे हाथों को छूने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज उस छोटी सी जान ने उसे पिता के रूप में एक नई पहचान दी थी। वहीं सलोनी की आंखों से भी खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक अनाथ की तरह पली बड़ी सलोनी के लिए यह पल उसकी पूरी दुनिया बदलने जैसा था। उसे अब एक प्यार करने वाला पति, माँ जैसी सास और भाई जैसा देवर मिल चुका था। उसकी जिंदगी में बस एक बच्चे की कमी थी जो अब पूरी हो चुकी थी। शीला देवी ने बड़ी धूमधाम से नामकरण संस्कार करवाया और उस नन्ही सी जान का नाम पीहू रखा। पीहू नाम जितना प्यारा था उतनी ही प्यारी वो खुद भी थी। घर में हर किसी की दुलारी पीहू बन गई थी और शीला देवी का तो पूरा समय पीहू के इर्द गिर्द ही गुजरता था। समय के साथ विशाल और सलोनी का प्यार और गहरा होता चला गया। दोनों हर मायने में एक परफेक्ट जोड़ी की तरह थे। देखते ही देखते उनकी शादी को 5 साल पूरे हो गए। सलोनी को अपना जन्मदिन याद नहीं था, इसलिए विशाल हर साल उनकी पहली मुलाकात का दिन सलोनी के जन्मदिन की तरह मनाता था।
इस साल भी विशाल ने सलोनी के लिए एक खास सरप्राइज डिनर का प्लान किया था और वह कॉलेज से जल्दी घर लौटने की कोशिश कर रहा था। चूंकि कॉलेज में देर हो गई थी, उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में वह सलोनी के साथ अपनी पहली मुलाकात की यादों में खोया हुआ था और मुस्कुराते हुए गुनगुना रहा था। तभी एक कार तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जब तक विशाल को इसका एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। कार उसकी बाइक को टक्कर मारते हुए घसीटते हुए ले गई और विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही शीला देवी और सलोनी को इस हादसे की खबर मिली, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वैभव भी तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। सलोनी का हाल तो ऐसा था कि वह बार बार बेहोश हो रही थी। जब विशाल की खून से सनी लाश घर आई तो शीला देवी उस पर लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बेचारी पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार अपने पिता की लाश के पास जाकर पापा पापा कहकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विशाल अब लौटकर नहीं आने वाला था। सुबह ही विशाल ने शीला देवी को बताया था कि उसने सलोनी के लिए एक खास सरप्राइज डिनर प्लान किया है और वह जल्दी घर लौटेगा ताकि सलोनी को एक खूबसूरत तोहफा दे सके। यही सोच शीला देवी के दिमाग में घर कर गई और उन्होंने विशाल की मौत का जिम्मेदार सलोनी को मान लिया। विशाल के अंतिम संस्कार के बाद वैभव ने पूरे 2 हफ्ते घर पर बिताए ताकि वह मां और भाभी को थोड़ा सहारा दे सके। सलोनी ने जैसे पूरी तरह से खामोशी की चादर ओढ़ ली थी। दूसरी तरफ शीला देवी का व्यवहार एकदम से सलोनी के प्रति कठोर हो गया था। वह छोटी छोटी बातों पर सलोनी को ताने देने लगी। वैभव खुद असमंजस में था कि इस परिस्थिति से कैसे निपटे। शीला देवी किसी भी तरह की सफाई सुनने को तैयार नहीं थी। उनके लिए उनके बेटे की मौत का सबसे बड़ा कारण सलोनी बन चुकी थी, भले ही असल में सलोनी ही सबसे ज्यादा इस गम को झेल रही थी। विशाल के जाने से सलोनी की दुनिया के सारे रंग जैसे बेमानी हो गए थे और उसे अब एक सहारे की बेहद जरूरत थी। दिन भर वह विशाल की तस्वीर के सामने बैठकर आंसुओं में डूबी रहती और पीहू हर रोज पापा के आने की जिद करती। सलोनी उसे किसी तरह से बहलाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी खुद की हालत खराब होती जा रही थी। इसी बीच वैभव की छुट्टी भी खत्म हो चुकी थी और वह वापस जाने के लिए मजबूर था। अब उसका आना जाना भी केवल 1 दिन का रह गया था और फोन पर हालचाल पूछने तक सीमित हो गया था। वक्त बीतने के साथ सलोनी ने खुद को धीरे धीरे संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वह टूट जाती तो पीहू का ध्यान कौन रखता। शीला देवी भी अब उससे दूरी बनाए रखती थी। एक दिन जब सलोनी पुरानी यादों में खोई हुई थी तो अलार्म की टिकटिक ने उसे अतीत से वापस खींच लिया। उसने घड़ी देखी और उसे याद आया कि पीहू को स्कूल से लाने का समय हो गया था। वह तुरंत पीहू को लेने के लिए निकली। पीहू ने सलोनी को देखते ही कहा, मम्मी, मुझे पापा के साथ घर जाना है, आपके साथ नहीं। सलोनी ने समझाते हुए कहा, बेटा आज मम्मी के साथ चलो, कल पापा के साथ आ जाना। लेकिन पीहू ने जिद पकड़ ली, नहीं मम्मी, डिम्पी के पापा उसे रोज चॉकलेट लाते हैं, मुझे भी पापा के साथ जाना है। सलोनी ने फिर से उसे मनाने की कोशिश की, बेटा आज मम्मी आपको ढेर सारी चॉकलेट दिलवाएगी, चलो ना मेरे साथ। पीहू मान गई और सलोनी उसे चॉकलेट दिलवाकर घर ले आई। उस दिन सलोनी घर लौटने में थोड़ी देर कर बैठी और दरवाजे पर खड़ी शीला देवी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही उन्होंने ताना मारा, क्या गुलछर्रे उड़ाकर आ गई? पहले मेरे बेटे को निकल गई, अब उसके जाने के कुछ महीने भी नहीं हुए और तूने अपनी मौज मस्ती शुरू कर दी। कितना समझाया था उसे कि ऐसी लड़की से शादी मत कर जिसके ना माँ बाप का पता है ना खानदान का। अगर उसने तुझसे शादी ना की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। सलोनी ने शीला देवी की बातों को नजरअंदाज करते हुए पीहू को गोद में उठाया और अपने कमरे में चली गई। उसने पीहू के कपड़े बदले, उसे खाना खिलाया और फिर वह सो गई। उस रात सलोनी विशाल की तस्वीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, विशाल जी, आप कहाँ चले गए? हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? जानते हैं आपके बिना मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। मांझी मुझसे नफरत करती है और अब तो पीहू को भी सहन नहीं कर पाती। आपके जाने से सब कुछ बदल गया है। मैं क्या करूं? पीहू हर दिन पापा को बुलाने की जिद करती है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसके पापा अब कभी नहीं लौटेंगे? सलोनी खुद से बातें करती रही।
आंसुओं में डूबी हुई। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने आंसू पोंछे और फोन उठा लिया। वैभव ने फोन उठाया और बोला, हेलो भाभी, आप कैसी हैं? सब ठीक है? सलोनी ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, हाँ हम दोनों ठीक है। वैभव ने तुरंत पूछा, भाभी आप फिर से रो रही है? अगर आप इस तरह बिखर जाएंगी तो पीहू को कौन संभालेगा? सलोनी ने जवाब दिया, मैं सच में ठीक हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वैभव ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, भाभी मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो? माँ ने आज फिर कुछ कहा है ना? सलोनी ने हल्का सिर हिलाते हुए बोला, नहीं वैभव, ऐसा कुछ नहीं है। वैभव ने गहरी आवाज में कहा, भाभी माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि माँ क्यों आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। सलोनी ने धीरे से कहा, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। आखिरकार वो भी माँ है और मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं उनका सम्मान करूं। छोड़ो ये सब बातें, बताओ आप कब आ रहे हो? पीहू आपको रोज याद करती है। वैभव ने उत्साह भरे स्वर में कहा, भाभी मैं कल ही आ रहा हूं, और अच्छी खबर यह है कि मैंने अपनी पोस्टिंग इसी शहर में करवा ली है, घर से बस 10 किलोमीटर दूर। सलोनी ने खुशी से कहा, यह तो बहुत बढ़िया हुआ, आपके आने से माँ को भी सहारा मिलेगा। विशाल के जाने के बाद से वो बिल्कुल शांत हो गई है, घर से बाहर भी नहीं निकलती। वैभव ने जवाब दिया, मैं जानता हूं भाभी, इसलिए तो मैं हमेशा के लिए घर आ रहा हूं। अच्छा अब मैं फोन रखता हूं, थोड़ी बैंकिंग करनी है। फिर उसने अपने भाई विशाल की याद में डूबकर कहा, भैया मैं आपके जाने के बाद भाभी और पीहू के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आप हमेशा चाहते थे कि भाभी खुश रहे, लेकिन आपके बाद उनकी सारी खुशियां बिखर गईं। माँ की वजह से उन्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपकी तरह सब कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ। अगले दिन वैभव अपना सारा सामान लेकर घर पहुंच गया। उसे देखकर शीला देवी खुश नहीं हुई, लेकिन पीहू दौड़ती हुई आई और बोली, चाचू आप आ गए, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो ना। वैभव ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, चाचू तुम्हें पापा के पास ले जाएंगे, लेकिन आज चाचू के साथ चलो, खूब सारा मजा करेंगे। पीहू ने जिद्दी होकर कहा, नहीं चाचू, मैं पापा के पास जाना चाहती हूँ। वैभव ने प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहा, चाचू तुम्हें ढेर सारे खिलाने दिलवाएंगे और तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम भी खिलाएंगे। ये सुनकर पीहू बोली, सच्ची चाचू? फिर तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। पीहू खुश होकर खेलने चली गई और वैभव अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। उसने माँ से पूछा, माँ आपकी तबीयत कैसी है? शीला देवी ने निराशा से कहा, बस जिंदा हूं, मेरा ख्याल रखने वाला तो मुझे छोड़कर चला गया। वैभव ने शांत स्वर में कहा, माँ भाभी है ना आपका ध्यान रखने के लिए, और अब मैं भी हमेशा के लिए आ गया हूं। शीला देवी ने तीखे लहजे में कहा, वो क्या ख्याल रखेगी मेरा? पहले तो अपने पति को खा गई, अब मुझे भी निपटाना चाहती है। वैभव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ प्लीज भाभी के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। वो बहुत अच्छी है, रोज आपको कुछ ना कुछ सुनाती है, फिर भी आपका कितना ख्याल रखती है, और भैया के एक्सीडेंट में उनका कोई दोष नहीं था। फिर वैभव ने शांत स्वर में कहा, माँ आपने भी पापा को जल्दी खो दिया था, तब दादी आपको कितना ताने देती थी और आप चुपचाप रोया करती थी। आज आप वही बात भाभी के साथ कर रही है। सोचिए आप और दादी में अब क्या फर्क रह गया है। शीला देवी ने वैभव की ओर तीखी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी बराबरी करेगा तो? अब यही दिन देखने रह गए थे मेरे। वैभव ने संयम खोते हुए बोला, माँ आज मैं आपको जवाब देने के मूड में हूँ। भाभी की ये बेइज्जती अब मुझसे सहन नहीं होती। सलोनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वैभव ने उसकी बात काटते हुए कहा, प्लीज भाभी इस समय आप चुप रहें। आज मैं देखना चाहता हूँ कि माँ के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है। अब तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैंने सोचा कि भैया के जाने का सदमा माँ को लगा है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि उन्हें भैया से कोई लगाव था ही नहीं। अगर वाकई माँ को भैया से प्यार होता तो वह उनकी प्यारी चीजों का उतना ही ख्याल रखती जितना भैया रखते थे। वैभव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया ने सबसे ज्यादा भाभी और पीहू से प्यार किया था, और उनके जाने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ भी भाभी और पीहू को ही झेलनी पड़ी है।
शीला देवी गुस्से में तमतमाते हुए बोली, तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है, वो भी इस औरत के लिए। क्या तुझे विशाल के जाने का दुख नहीं है? मेरा बेटा, मेरी जान, उसने कभी मुझसे उल्टा जवाब नहीं दिया था, और तू मुझसे यूं बात कर रहा है? वैभव ने बिना हिचकिचाए कहा। माँ, भैया आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपने हमेशा उनके प्यार का फायदा उठाया। बचपन से ही आप उनकी हर बात का खुद ही निर्णय लेती आई, कभी यह नहीं पूछा कि वह क्या चाहते हैं। जब भैया ने भाभी से शादी की बात की थी, तब आपने उन्हें कितना कुछ सुनाया था। अगर उस समय उन्हें दर्द महसूस नहीं हुआ होता तो शायद वह घर छोड़कर कभी नहीं जाते। लेकिन माँ, मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि आप गलत हैं, और मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वैभव ने सलोनी की ओर मुड़कर कहा, भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दीजिए। सलोनी ने बिना कुछ कहे रसोई की ओर रुख किया। उसे वैभव का मां से इस तरह बातें करना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कहीं न कहीं वह इस बात से खुश थी कि कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। जब सलोनी खाना लेकर आई तो शीला देवी ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। सलोनी ने सिर झुका लिया और वैभव खाने बैठ गया। शीला देवी उठकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन वैभव जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगा ताकि उसकी बातें मां तक पहुंचे। खाना खाते हुए वह सलोनी से बातें करता रहा और शीला देवी अपने कमरे में बैठी गुस्से से बेकाबू हो रही थी। आज तक सलोनी ने वैभव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। हमेशा हंसमुख और मजाकिया रहने वाला वैभव आज आग बबूला हो रहा था। शाम होते ही वैभव ने जिद करके सलोनी को भी बाहर घूमने ले जाने का प्लान बनाया। पीहू भी काफी खुश थी। इतने समय बाद वह अपने चाचू और मां के साथ बाहर निकली थी। पहले तो वैभव सलोनी को मूवी दिखाने ले गया, फिर होटल में डिनर कराया। आज पहली बार वैभव ने भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। उसकी मुस्कान देखकर वैभव के दिल को एक सुकून मिला, जैसे उसे भैया के जाने के बाद खोई हुई खुशी मिली हो। वापस आते समय उसने शीला देवी के लिए भी खाना पैक करवा लिया था, लेकिन शीला देवी अकेले कमरे में बैठी गुस्से में उबल रही थी और मन ही मन सलोनी को कोस रही थी। उन्हें यह कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वैभव सलोनी का साथ दे रहा है और उसका ख्याल रख रहा है। सलोनी और वैभव के घर में कदम रखते ही शीला देवी ने आग उगलते हुए कहा, आखिरकार मेरे छोटे बेटे को भी तूने अपने जाल में फंसा लिया। पहले तो मुझे तेरी नीयत पर ही शक था, लेकिन अब तेरी असलियत मेरे सामने आ गई है। जैसे तूने विशाल को निगल लिया, वैसे ही अब वैभव की भी बारी है ना? क्या तू उसे भी खत्म कर देगी रायन? सलोनी ने खुद को संभालते हुए कहा, मां जी, बस करिए। क्या आपको जरा भी एहसास है कि आप क्या कह रही है? विशाल जी को तो आप पहले ही खो चुकी हैं। अब वैभव जी के बारे में भी ऐसी बातें मत कीजिए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपने ही अपना बेटा खोया है? मेरा तो सब कुछ चला गया मां जी। मैंने अपना पति, अपना साथी, अपना दोस्त, सब कुछ खोया है। मेरी बेटी ने अपने पिता को खो दिया है। क्या आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ से कम है? वह आंसुओं से भर आई और बोली, जब पीहू बार बार अपने पापा के बारे में पूछती है, उनसे मिलने की जिद करती है, तब मुझे कितनी तकलीफ होती है, क्या आप जानती है? आप मुझसे इसलिए नफरत करती है क्योंकि मैं अनाथ हूं? जब आपको मुझसे इतनी नफरत थी तो आपने विशाल जी को मुझसे शादी करने से मना क्यों नहीं किया? अब आपको यह डर सताता है कि मैं वैभव जी को भी आपसे दूर कर दूंगी। अगर ऐसा है तो मैं कल सुबह ही पीहू को लेकर आपसे दूर चली जाऊंगी। तब तो आपको चैन मिलेगा, है ना? मुझे भी रोज रोज की किचकिच से थकान हो चुकी है। सलोनी की आवाज कांप रही थी। लेकिन एक बात तो बताइए मां जी, पीहू से आपको इतनी नफरत क्यों है? पहले तो वह आपकी जान हुआ करती थी। उसने क्या बिगाड़ा है आपका? इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया और उसे सहारा देने की बजाय आप उसे तकलीफ दे रही है। शीला देवी रोते हुए बोली, तुम दोनों की वजह से ही तो मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ है। अब जा लक्ष्मी, यहां से चली जा। कल से इस घर में कोई अशुभता नहीं रहेगी। तेरी वजह से मेरे घर में ये अंधेरा छाया हुआ है। वैभव ने भी गुस्से में कहा, अगर माँ आपको भाभी और पीहू से इतनी नफरत है तो ठीक है, अब भाभी और पीहू यहाँ नहीं रहेंगी, लेकिन सिर्फ वो दोनों नहीं जाएंगी, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। अब आप इस घर में अकेली रहिए। सलोनी ने वैभव को शांत करते हुए कहा, वैभव, आप मां जी के पास रहिए और उनका ख्याल रखिए। मैं और पीहू अकेले ही घर छोड़ देंगे।
लेकिन वैभव ने दृढ़ होकर कहा, नहीं भाभी, मैंने अब ठान लिया है। अब मैं आपको इस तरह घुट घुट कर नहीं जीने दूंगा। चलिए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सलोनी हैरान थी। क्या बात करनी है वैभव? वैभव ने उसकी बात काटते हुए कहा, या नहीं, कमरे में। आप वहीं आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सलोनी वैभव के पीछे पीछे उसके कमरे में चली आई। वैभव उसे अपने पास बैठाकर गंभीरता से बोला, भाभी, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। सलोनी ने पूछा, हाँ बोलिए वैभव जी। वैभव गहरी सांस लेते हुए बोला, भाभी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी आपको गलत निगाह से देखा हो, भैया की कसम खाता हो, लेकिन मैं आपको और पीयू को यूं दर्द में घुटते हुए नहीं देख सकता। भैया की आत्मा को भी इस तरह आपकी तकलीफ देखकर शांति नहीं मिल रही होगी। वो हमेशा कहा करते थे कि आपकी मुस्कान में ही उनकी जिंदगी है। मुझे वही मुस्कान वापस चाहिए भाभी। कृपया ना मत कहिए, भैया की कसम है आपको। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, मैं आपको रात भर का समय दे रहा हूं। सोच समझकर फैसला लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं, पीयू की जिंदगी का भी सवाल है। सलोनी को इस प्रस्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह शांत रहकर अपने कमरे में चली गई। पूरी रात उसके दिमाग में यही बातें गूंजती रही। सुबह होते ही वह एक निर्णय पर पहुंच चुकी थी। उसने अपना मन बना लिया और सीधे वैभव के कमरे में पहुंची। वैभव पहले से ही तैयार होकर उसका इंतजार कर रहा था। सलोनी ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए। वैभव ने गंभीरता से कहा, हाँ पूछिए। सलोनी ने आंखों में संकोच लिए हुए पूछा, आप ये शादी मुझ पर दया करके तो नहीं कर रहे हैं, है ना? वैभव ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। और उसने सलोनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भैया की कसम खाता हूं, यह दया का फैसला नहीं है। सलोनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चलिए मैं पीयू को साथ ले लेती हूँ। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर अग्नि के साथ फेरे लिए और विवाह संपन्न किया। जब वैभव ने पीयू से कहा कि वह उसे पापा कहे, तो पीयू शुरू में हिचकिचाई, लेकिन सलोनी ने उसे समझाया और फिर वह पापा कहने के लिए तैयार हो गई। शादी के बाद जब दोनों घर पहुंचे तो शीला देवी का पहला रिएक्शन उग्र था, लेकिन वैभव के समझाने पर और परिस्थितियों को समझते हुए उन्होंने अंततः इसे स्वीकार कर लिया। रात को जब सलोनी दुल्हन की तरह सजी संवरी आई तो वैभव उसे देखता रह गया। सलोनी ने शर्म से नजरें झुका ली। वैभव ने उसके पास आकर प्यार से उसके बालों में गजरा लगाया और कहा, भैया को आपके बालों में गजरा लगाना बहुत पसंद था। आज वो जहां भी होंगे आपको देखकर बेहद खुश होंगे। आप आज बेहद खूबसूरत लग रही हैं। सलोनी एकटक वैभव को देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो विशाल की आत्मा वैभव के भीतर समा गई हो। वैभव ने आगे कहा, भाभी, मुझे पता है कि आपने ये शादी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पीयू के लिए की है। आप जितना समय चाहिए ले सकती हैं। मैं कहीं जल्दबाजी में नहीं हूँ। जब भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। तब तक हम दोस्त की तरह रहेंगे। सलोनी ने कुछ नहीं कहा। तभी पीयू ने दरवाजे पर दस्तक दी। वैभव ने दरवाजा खोला तो पीयू कहने लगी, मुझे मम्मी के पास सोना है। वैभव ने उसे गोद में उठाते हुए प्यार से कहा, नहीं पीयू, आज तुम पापा के पास सोओगी। सलोनी ने वैभव को पीयू के साथ इस तरह प्यार से पेश आते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वैभव की ओर देखकर कहा, आज शायद मैं आपके सीने से लगकर सो सकती हूँ। वैभव ने भी सलोनी को अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे सलोनी की बेरंग जिंदगी में फिर से प्यार के रंग भरने लगे। धीरे धीरे शीला देवी भी इस नए रिश्ते को स्वीकारने लगी और उन्होंने खुद को बदलने की कोशिश की। हालांकि उनके दिल में एक अदृश्य दरार जरूर थी जिसे वो जाहिर नहीं कर सकती थी। दोस्तों, इस तरह से सलोनी की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और पीयू को एक पिता का प्यार मिला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।